नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं vimarsnewslive.com का फेसबुक पेज से आप जुड़ गए हैं और अभी समय हो गया है शाम 5 बजे का। 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम रोज हाजिर होते हैं। तकनीकी गड़बड़ी के कारण थोड़ी देर के लिए इंटरप्शन हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये कुछ देर के लिए इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ और ये हम कुछ देर के लिए रुक गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं शाम को 5 बजे। फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ जाइए, vimarsnewslive.com के फेसबुक लाइव से जुड़िए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अभी सबसे पहले जो ये चूँकि शुरुआत हो चुकी थी और कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीच में इंटरप्शन हुआ, लेकिन वो अब ठीक हो चला है। तो आपसे आग्रह है कि एक बार फिर फेसबुक लाइव से जुड़ जाइए हमारे साथ। आज चर्चा के लिए एक विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक। उनके साथ आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोरोना अपडेट से। देश में कोरोना का क्या हालचाल है, सबसे बड़ी खबर के तौर पर हम आज इसी को ले रहे हैं कि देश में 43,504 नए मरीज मिले हैं और 911 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से डरने की जरूरत है। कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसका पालन करना है और अपने व्यवहार में भी अपने अनुशासन को भी उसको ठीक करना है। क्योंकि जैसे ही अनलॉक की घोषणा होती है, बड़ी संख्या में लोग बाज़ारों में आ जाते हैं, लोग लापरवाह हो जाते हैं। ऑटो रिक्शा में, बसों में भर भर के लोग चल रहे हैं और अभी 2-3 दिनों से ये खबर लगातार आ रही है कि गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख लोगों ने किया है, वहाँ कोरोना के गाइडलाइन का पालन कोई नहीं कर रहा है। तो 43,504 मरीज एक दिन में मिल रहे हैं। एक दिन में 1,000 लोगों की मौत हुई है। राजधानी पटना, बिहार के राजधानी पटना में 15 मरीज केवल पटना में मिले हैं। 115 मरीज पूरे बिहार में मिले हैं। 2 लोगों की मौत हुई है बिहार में। तो ये डराने वाली बात है। अभी बहुत ही सहज होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 22% लोगों को अब तक 22.4% लोगों को टीका, कम से कम एक टीका लग गया है। 38 करोड़ लोगों को एक टीका लग चुका है। दोनों टीका जिन लोगों ने ले लिया है उसका प्रतिशत 3.4 है। तो ये एक धीमी गति इसको कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी संख्या नहीं है। इसलिए कोरोना से डरने की ज़रूरत है। बिहार में पिछले 24 घंटों में मात्र 9,000 लोगों को ही टीका दिया जा सका है। ये भी एक बहुत धीमी गति है। तो बिहार सरकार को भी सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जा सके। लोग भी टीका केंद्रों पर जाएं और टीका लेने का कोई भी उपाय करें और टीका केंद्र पर जाकर अपना टीका लें। इसके साथ हम बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और उनके साथ कई बड़े अधिकारी और कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने जानना चाहा कि जिन 1500 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात उन्होंने कही थी कि देश के सभी ये सदर अस्पतालों में और कई जिलों को चिन्हित किया गया था कि देश के कुछ खास जिलों में जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, तो उनका क्या हुआ और उनकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री ने आज बैठक में स्वास्थ्य मंत्री से यह जानकारी लेने की कोशिश की। हालांकि अभी एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने ज्वाइन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा बेड उनका लक्ष्य है कि वो करेंगे और 20,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर की बात वो कह रहे हैं। तो ये सब बातें आज हुई हैं। तो प्रधानमंत्री को आखिर ये हाई लेवल मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी और प्रधानमंत्री सतर्क और सजग हैं, तो क्या देश भी सतर्क और सजग है? क्या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं और जो सरकारी महकमा है वह भी सजग है? इसी पर चर्चा करने के लिए इसी खबर पर हम चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी से कहेंगे कि आपका पहला कमेंट क्या होगा, आप अगर इस खबर को, प्रधानमंत्री की इस बैठक को आप किस तरह से लें? देखिए, एक प्रसंग ध्यान में लाइए। 5,000 लोगों के खाने की व्यवस्था आप कर लिए हों, 5,000 लोग भी मौजूद हों और खाना भी तैयार हो और परोसने वाले भी तैयार हों, लेकिन बैठने की जो व्यवस्था की जाए नीचे में, वहाँ पर बालू उड़ रहा हो,
तो लोग अपना पत्तल ले करके और इधर उधर ढूंढते फिरेंगे। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में इतना ऑक्सीजन बनता है और वो बहुत रिफाइंड होता है, और उसी ऑक्सीजन को, पहले मुझे थोड़ा भ्रम था, उसी ऑक्सीजन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल उसके लिए सिलेंडर चाहिए, और जो सिलेंडर्स आएंगे इंडस्ट्री के बड़े बड़े, उसको आपके नाक तक पहुंचाने का जो कंट्रोल सिस्टम होगा कि उसी प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन जाए जिससे कि रोगी बचा रहे, तो ये एक्सपर्टाइज नहीं हो। तो 600 जिला है, 1500 ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहते थे। गुजरात में नर्मदा जिला में कोई जगह नहीं थी जहां ऑक्सीजन मिलता है, वो लोग बड़ौदा आते थे। ये स्फुट जानकारियां हैं। चूंकि कोरोना जब से है तो एक्टिविस्ट के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर हम लोगों का ये दायित्व है, हम जानना चाहते हैं, हम हेल्थ सिस्टम सुधारना चाहते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं। स्टेट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम सीरियस समीक्षा करके ही सुधार सकते हैं, तो हम करते रहे हैं। तो बस आपकी बात पर इतना ही कहना है कि ये जो शोर शराबा है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, तो ये जब उंगलियां उठी हैं उसके बाद हुई है। ऑक्सीजन जब सेकेंड फेज आया तब शुरू हुआ ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम, और हमारे पास उतने सिलेंडर नहीं थे। फिर रेलवे ने, इंडस्ट्रीज ने, हमारे टाटा शहर ने दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाया है, जो कि झारखंड में है, पड़ोस का शहर है। और बिहार में ऑक्सीजन की कमी है, टाटा पड़ोस में है। और वो ऐसा नहीं है कि फ्लाइट इक्वलाइजेशन जब हो गया था तो टाटा से अहमदाबाद पहुंचाना उतना ही किराया था जितना पटना पहुंचाने का, वैसी बात नहीं थी। इस बार ट्रकों से जो ऑक्सीजन जा रहे थे, पटना आना आसान था। तो ये जो कैओस है, यह इसलिए है कि सब कुछ है लेकिन मंशा नहीं है, और उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। और मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर का की जो ये मॉनिटरिंग है, इसका हम स्वागत करते हैं, एकदम स्वागत करते हैं। इसलिए कि वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दे रहे हैं और पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे बिहार में 200 मैट्रिक टन, 2000 मैट्रिक टन, बिहार में 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, 227 मैट्रिक टन बिहार का कोटा था, उपलब्ध था, और ये 60 मैट्रिक टन उठा पा रहे थे। मिनिस्टर ने खुद स्वीकार किया। तो ठीक है, तो 60 मैट्रिक टन ही उठा पा रहे हैं, और उसको तुरंत जगह पर पहुंचा करके और खेपे लगाएं और तेजी दिखाएं, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था। इस वजह से हम अपने हिस्से का 150 मैट्रिक टन या उससे अधिक मैट्रिक टन का उठाव नहीं कर पा रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि IoT जो कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, माने उन चीज़ों को इस तरह से आप कर दें कि सीधे लोगों के बेड पर ऑक्सीजन जाए और अपने से ऑफ और ऑन हो जाए। जब जिसको जितनी ज़रूरत है वो ऑफ हो जाए, फिर ऑन हो जाए। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आज प्रधानमंत्री पूछ रहे थे, जबकि 1500 जो बनने वाले हैं ये प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, अभी वही ठीक से नहीं बने। दूसरा, बिहार के जो सभी प्रखंडों के जो PHC हैं, सब जगह ये राज्य सरकार ने घोषणा कर दिया कि 40 दिनों के भीतर सबको 30 बेड वाला बेड बना देंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना का काम थोड़ा लगा कि कोरोना ढीला हो गया, तो सरकार भी ढीली हो गई, सरकार सुस्त पड़ी हुई है, अभी वो काम नहीं हो रहा है। आपका कमेंट हम जरा। नहीं, वो तो आप एकदम सही कह रहे हैं। मेरा अच्छा हुआ कि हम बिहार पर चले आए, क्योंकि तब जो समीक्षा का हम केवल माइक्रो एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि माइक्रो लेवल पर हम चीज़ों को समझ सकेंगे। बिहार की परिस्थितियों को हमने देखा और जाना है। आपने भी बहुत सारी जानकारियां जुटाई हैं जिसको मैंने देखा है। तो यहाँ बिहार में 533 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 1400 एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, और इन लोगों ने 534 में 400 जो है अपग्रेडेड है। डोभी में नहीं है। आपकी एक टीम गई थी डोभी में, तो अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि वो APSC एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बढ़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना था। अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना था, तो 30 बेड वहां नहीं है। लेकिन बात यहां उठ रही थी कि 30 बेड अगर आपके पास 400 जगहों पर है या 399 जगहों पर है, तो उसको आप ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से कोई मॉनिटरिंग करता और कोई इसकी प्लानिंग करता है, तो निश्चित तौर पर ये जो उपलब्धता है, मतलब प्रकृति में तो सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और व्यक्ति जो बीमार है उस व्यक्ति को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वो देने में समर्थ है।
तो इन सब चीज का जितनी तेजी से हर लेवल पर, जैसे कि आर्मी में होता है कि अगर 30 मिनट में इस कैंप को, आर्मी अटैचमेंट कैंप को उजाड़ करके दूसरे जगह ले जाना है, तो 30 मिनट के अंदर उस कैंप को सभी एक साथ मिलकर के इस तरह से उजाड़ देते हैं कि बाद में कोई आए तो पता भी नहीं चले कि यहाँ आर्मी अटैचमेंट कैंप था। तो इस स्पिरिट का अभाव है और यह प्राइम मिनिस्टर को मॉनिटरिंग करते ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इसका मैं स्वागत कर रहा हूं कि अगर संसाधन जुटा रहे हैं, विदेशों से मांग रहे हैं, हवाई जहाज से ऑक्सीजन ला रहे हैं, आप बड़े बड़े सिलेंडर्स में भर करके हवाई जहाज के आकार के, और तब उसको आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये है। तो इसकी मॉनिटरिंग का हम स्वागत करते हैं। चलिए, मनसुख मांडविया ये नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। एक और खास बात इस बार प्रधानमंत्री ने किया है, शायद कोरोना में दूसरे फेज में फेल होने के बाद कुछ सरकार को कह सकते हैं उनको आकल भी आई है और सजगता बढ़ी है कि रसायन और उर्वरक विभाग के मंत्री भी मनसुख मांडविया ही हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो पिछली बार जो दवाओं की उपलब्धता को लेकर दोनों विभागों में टकराव हुआ और एक तारतम्य नहीं बन पाया, उसको दूर करने की भी कोशिश हुई है। तो आज की बैठक में ये एक महत्वपूर्ण बात हुई कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो बनाने थे उनका क्या हुआ, उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो जोड़ना था उसका क्या हुआ, और इस सब पे चर्चा हुई। इसी खबर के साथ बिहार की एक सबसे बड़ी खबर, हम उसकी ओर चलते हैं। ये पॉलिटिकल खबर है, एक राजनीतिक खबर है कि बिहार के जदयू में हलचल है। जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसको कहते हैं ऑल इज वेल। बिहार के जदयू में ऑल इज वेल नहीं है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मंत्रालय में शामिल हुए, नीतीश कुमार कुछ नाराज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक उनको मंत्री बनने की बधाई नहीं दी है। और दूसरी तरफ बिहार का जो संगठन है उसमें बड़ा फेरबदल शुरू हो गया है। अभी 2 महीना पहले ही जिस नए संगठन का गठन हुआ था और जिसमें संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, आज उनको मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और जिस नीरज कुमार को इससे बाहर किया गया था, पूर्व मंत्री नीरज सिंह को इससे बाहर किया गया था, नीरज सिंह को फिर से मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ललन सिंह और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जो दूसरी पार्टी से अभी जदयू में शामिल, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जदयू में, उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा और नाराज ललन सिंह, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ललन सिंह आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद नाराज हैं। और आज ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच ललन सिंह के आवास पर 1.5 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई है। हालांकि दोनों नेता बाहर निकले और मीडिया को उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, उन्होंने जो टीम बनाई थी, ऐसा माना जा रहा था कि ये टीम आरसीपी सिंह के चहेतों की टीम है और उनके लोग ही इस टीम में रखे गए हैं। उनकी छटनी अब शुरू हो गई है और नीरज सिंह का प्रवक्ता बनना, मुख्य प्रवक्ता बनना, संजय सिंह का प्रवक्ता से बाहर होना, टीम से बाहर होना, ये कुछ कह रहा है कि इस टीम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जदयू के ऊपर लेवल, आज उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक दौरे पर निकल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार दौरा करने जा रहे हैं। तो ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब चूंकि वो आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो अब क्या पूरी टीम बदल जाएगी? आरसीपी सिंह की तरजीह जो है अब पार्टी में उनकी कम हो गई है। आपको क्या लगता है, आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? रविरंजन जी, अगर हम केवल इतना बोल दें कि इनमें कोई हो, हाँ, हमें का काजा, तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए मुझे इस पर कुछ बोलना होगा, और जो बोलूंगा मैं तो वो भी हो सकता है कि जर्नलिज्म की मर्यादा का प्रश्न आप उठा दें, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच है कि ये जो अलायंस होती है पावर लॉबी की, वह वेस्टेड इंटरेस्ट अलायंस होता है। जनता की बात होती है और तब ये वेस्टेड इंटरेस्ट अलायंस को हम ये कहते हैं कि जैसे गैर कांग्रेसवाद का एक अलायंस बना तो वह गैर भाजपावाद का अलायंस बना, तो ये इसमें मूल्य हो तब तो उसका कुछ मतलब हो। अब मूल्य नहीं हो, वो आपराधिक कारणों से अपने अपने हितों में लोग जुट जाएं तो उसको क्रिमिनल अलायंस कहते हैं। तो क्रिमिनल अलायंस में टूट इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, होता ही है, ठीक है। तो इसलिए अगर टूट के बाद कोई पक्ष कुछ कह रहा है
और उसको ज्यादा कह सकने की स्थिति में हो। जैसे कि मंत्री साहनी हटे और वो कुछ कह रहे थे, उससे ज्यादा कहने की स्थिति में होते, जो कि वो नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि सोमवार को तय होगा, और सोमवार को तय हो चुका था कि वो मंत्री बने रहेंगे। तो क्या हुआ इसमें, मतलब लड़े ये लोग और मारी गई जनता। कोई नहीं जीता, दोनों पक्ष के लोग लड़े, लेकिन कोई हारा जरूर, और ये दोनों नहीं हारे। जब साहनी अलग हुए थे तो कोई पक्ष, और मारी गई जनता। तो क्या है कि ये ललन सिंह अगर केंद्र में मिनिस्टर हो जाते जी, तो बहुत दिनों से बिहार में मिनिस्टर हैं, और एक पूरी पार्टी जो चुनाव लड़ करके और करोड़ों जनता के समर्थन में सत्ता में जाती है, तो उनके वो नेता हैं। आपको उनसे कोई भी आपत्ति हो, मुझे कोई भी आपत्ति हो, फर्क नहीं पड़ता है। उनको जनता से अनुमोदन मिला है, तो उसी में आगे बात होती कि उनको, उनके व्यक्तित्व को, उनके साथ जो वोट पोलराइज करने की क्षमता है, उसको, जनता का जो मैंडेट उनकी वजह से है, उसको मिलाकर के उनको केंद्र में जगह मिलती। लेकिन केंद्र में जगह मिल जाने के बाद क्या उनका अपने विभाग के माध्यम से जनता के लिए कोई मैसिव काम होता जो छूट रहा है? ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए आरसीपी चले गए, और यहां से पारस चले गए, पशुपति पारस। वो शुरू से ही बहुत स्पष्ट है कि एक अदिति फडणवीस लिखती हैं स्टेट्स क्राफ्ट आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में। तो उन्होंने बिहार में जब ये जो लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ, तो बहुत स्पष्टता से बताया कि रामविलास पासवान का तो भले ही पैसे वालों से, अपने इलाके के अपराधियों से गठजोड़ रहता था, लेकिन वो जनता में पॉपुलर थे, उनके बीच जाते थे, और वह दलित जनता में और राष्ट्रीय स्तर पर भी दलित विषय पर उन्होंने सांसद जब 77 में हुए तो अलायंस बनाने पर काम किया था। लेकिन पशुपति पारस या रामविलास पासवान के बेटा, इन दोनों का जनता में कोई ये नहीं था। इस वजह से इस झगड़े में भी पशुपति पारस जीत गए। यहाँ भी कोई जनता जीत गई या पासवान जाति की ही जनता जीत गई, दलित जनता जीत गई, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोग पीछे से मैनेज करते थे शुरू से ही। पशुपति पारस जब से रामविलास पासवान राजनीति में आए हैं तब से वह भी उसमें हैं अपने भाई के साथ, लेकिन उनका कोई दलित राजनीति में कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो मैं थोड़ा सा विषय से हट गया। मैंने ये कहा कि इनमें से पारस का मंत्री बन जाना अथवा इनका मंत्री बन जाना कभी कभी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि पीयूष गोयल जो हैं, जिस विषय के मंत्री बनते हैं, बिजली देख रहे थे, इसके बाद रेल देख रहे थे, तो वह अपने तरीके से कुछ न कुछ फर्क लाते हैं। फर्क लाएंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है। तो बस इतनी ही बात करके मैं यहाँ पर समेट रहा हूँ। चलिए, इसके साथ ही हम तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। आपने दर्शकों को एक बार ये कहते हुए कि थोड़ी देर तो हुई है, लेकिन फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ जाइए। शाम 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ vimarsnewslive.com पे हर रोज फेसबुक लाइव से आप जुड़िए हमारे साथ। अभी हम तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बिहार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है, बहुत बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। राजद में एक बड़ी हलचल हुई। लालू प्रसाद यादव जैसे ही स्वस्थ होकर घर आए, जेल से छूट के घर आए, और अब जब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होंगे, तेजस्वी यादव ये लगातार कहने लगे थे कि अब ये सरकार जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के आने से इस पार्टी को कोई ताकत मिल गई है। लेकिन आज जो लालू प्रसाद यादव को जो खबर मिली है वो उनके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं अच्छी खबर नहीं है। ये उनके लिए खुशखबरी तो बिल्कुल ही नहीं है, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी और राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कह सकते हैं उन्होंने इस्तीफा की पेशकश की है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा है और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जगता बाबू अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी आप इस पर विचार करिए। लेकिन इस पूरी खबर को इस तौर पर देखना चाहिए कि अभी हाल में 2-3 दिन पहले जो राजद की स्थापना दिवस मनाई गई और जो बैठक हुआ, लालू प्रसाद यादव उसमें जुड़े हुए थे वहाँ से दिल्ली से। उस बैठक में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को कई बार उन पर ऐसी टिप्पणी की जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, कह सकते हैं। जगदानंद सिंह उसको लेके सहज नहीं है। तेज प्रताप यादव बार बार उन पर टिप्पणी कर रहे थे, भरी सभा में टिप्पणी कर रहे थे और जगदानंद सिंह लगातार असहज हो जा रहे थे। तो तेज प्रताप यादव के इस व्यवहार से हम कह सकते हैं
ये कहा जा सकता है कि नाराज होकर जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब लालू प्रसाद यादव के पास इस्तीफा है, वो माने न माने, लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रसाद यादव को कौन मनाएगा? तेज प्रताप यादव लगातार जगदानंद सिंह पर टिप्पणी कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से नहीं, कई महीनों से कर रहे हैं। और ये दूसरी बार है जब जगदानंद सिंह नाराज हुए हैं। इस बार तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है। आपको लगता है जगदानंद सिंह के पार्टी छोड़ने से पार्टी और कमजोर हो? देखिए, रघुवंश बाबू छोड़े थे, कारण क्या था कि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए लाया था वह उनकी ही जाति का था, रघुवंश बाबू की ही जाति का, लेकिन वह गुजरात में किसी का अपहरण कराता था और यहाँ फिरौती वसूलता था। नाम उसका आना चाहिए था, याद नहीं आ रहा है। रमा सिंह। हाँ, रमा सिंह। तो अगर रमा सिंह को आप लाएंगे और आपका यही दृष्टिकोण है, मतलब जाति का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि अभी लालू जी ने कहा कि मैंने कमजोर लोगों को आवाज दी थी आवाज, लेकिन कमजोर लोगों की जब आवाज आ गई तो उसके एस्पिरेशन को लीड नहीं कर सके। और आवाज दी ये भी महत्वपूर्ण था, इसलिए आज तक दूसरों के मुकाबले वो गिने जाते हैं कुछ मायने में, लेकिन उसको वो आगे नहीं बढ़ा सके। तो उनकी पार्टी में अगर माना जाए कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी को राजपूत लोग बहुत हद तक समर्थन करते हैं और अपने जातीय इसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी अलायंस को भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से राजपूत का अलायंस आरजेडी के साथ था। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जब रघुवंश नारायण सिंह जैसे उस नेता थे यहाँ, तो ये बहुत अच्छा बात था, प्रतिष्ठा बन रही थी कि वो एक अच्छे एस्पिरेशन को लेकर चलते थे, लेकिन उसमें रघुवंश नारायण सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने की परिस्थिति बनी, किसी ने हटाया नहीं, और तब लालू जी उसको पसंद नहीं किया। और लालू जी ने कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उस समय वही थे, तेज प्रताप थे जो बार बार उनको कर रहे थे। अल्टीमेटली लालू प्रसाद रघुवंश बाबू ने पहले पद छोड़ा, जिम्मेवारियां छोड़ी, वो हॉस्पिटल से छोड़े, उन्होंने तुरंत एक्ट किया और अभी जगता बाबू छोड़ रहे हैं। तो वह बस यही बात है कि जो आपके ऊपर, आपके सर पर जिस तरह का ताज बैठ गया है, आप उसको लेकर के संभालने की स्थिति में नहीं है, आप बोराए चले जा रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति है। जनता ने आपको चुना, आप जनता में गए, जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आपको जो मौका मिला वो ताज के रूप में मिला, और आप अपोजिशन की भी एक सत्ता होती है, वो एक ताज है, तो उस ताज से आप बोराए चले जा रहे हैं। तो जगता बाबू का इसमें से जाना, मैंने हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं हो या ना हो, इनके पीछे कारण जो है क्रिमिनल अलायंस का टूटना ही होता है। बिल्कुल। जगदानंद सिंह जैसे राजनेता को का राजद छोड़ना राजद के लिए बहुत मुश्किल भरी, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। तेज प्रताप यादव की चर्चा छिड़ी है, इसलिए खबर तो एक दिन पुरानी है, लेकिन हम आपको चलते चलते ये बता दें कि तेज प्रताप यादव राजनीति में तो दिलचस्पी ले ही रहे हैं, लेकिन अब वो अगरबत्ती का कारोबार करने लगे हैं और अपने माता पिता के नाम से लालू और राबड़ी LR कंपनी उन्होंने खोल लिया है और वो अगरबत्ती का कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया है। और कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए अपने हर प्रोडक्ट का नाम भी कृष्ण से जुड़ा हुआ उन्होंने रखा है। तो ये तेज प्रताप की बात थी, उनके अनेक रंग हैं और उस पर कभी कभी बिहार में चर्चा छिड़ जाती है, लेकिन आज उनके कारण पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पर लालू प्रसाद यादव को शायद वो डैमेज कंट्रोल कर पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज इस खबर को हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि कल भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी और पूरे देश में, कल पटना में हमने ये बताया कि पेट्रोल 102 रुपये से अधिक, माने 102 रुपये 89 पैसे, 89 माने 90 के आसपास, तो लगभग 103 रुपये। और अब तो पूरे देश में पेट्रोल 100 को पार कर गया, डीजल भी 100 के आसपास है। पटना में 96 रुपये डीजल, 96 रुपये प्रति लीटर, और इसी तरह से दिल्ली में, मुंबई में, खाली चेन्नई में 100 रुपये से थोड़ा कम है, 96-97 रुपये पेट्रोल है और डीजल भी उससे 1-2 रुपये कम है। बाकी पूरे देश में 100 से ज़्यादा हो गया। 103 रुपये तो पटना में, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, महाराष्ट्र के ये दूसरे शहर में, पुणे की बात हम कर रहे थे, पुणे में भी, सब जगह पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, डीजल की कीमत आसमान छू रही है। और कहते हैं ना, इसमें आग लगी, पेट्रोल में आग लगी हुई है, ये बात है।
और उसी के कारण महंगाई भी चरम पर है। महंगाई का दर लगातार बढ़ते जा रहा है और आम जनता की कमर टूट गई है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। तो आम आदमी जिए तो कैसे जिए। आज इस खबर को हम इसीलिए फिर से ले रहे हैं कि कल देश भर के किसानों ने गैस का सिलेंडर लेकर प्रतीक के तौर पर एक बड़ा आंदोलन उन्होंने ऐलान किया कि देश भर में इस महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलेगा। ये वही सरकार है जो यही बात कहकर सत्ता में आई थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 2014 से पहले की बात है, 2013 में भी उस समय 84-85 रुपये पेट्रोल हो गया था। तब ये सरकार कह रही थी कि ये मनमोहन सिंह ने ये क्या कर दिया। लेकिन अब इसी सरकार में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तब बढ़ रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत उस बनिस्बत नहीं बढ़ी हो तो कम है, अभी तो बहुत कम है। उस समय जितनी बढ़ गई थी उससे अभी बहुत कम है। तो आखिर इसके पीछे क्या बात है। सरकार कहती है कोरोना के महामारी के कारण राजस्व की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, ये पैसा जनता के हित में ही खर्च हो रहा है, इसलिए कि पेट्रोल और कीमत के दाम बढ़ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी पिछले 7-8 दिनों में 2 रुपये 4 रुपये जरूर बढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं है कि हम कह सकते ये कम कह सकते हैं, ये कम है। लेकिन इसमें तेल और उस पर वैट, राज्य सरकारों का वैट अलग, केंद्र सरकारों का वैट अलग, और सब मिलाकर अब 100 के पार कहाँ जाएगा। आप जैसा कह रहे थे कि थोक सूचकांक में 13% और खुदरा मूल्य में 6.3% की ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये पूरे बाजार को चरमरा देने का खतरा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो आप अर्थशास्त्र के भी विद्यार्थी रहे हैं, ये जो महंगाई जो बढ़ रही है आखिरकार इस देश को कहाँ ले जाएगी। देखिए, आप जब अर्थशास्त्र की बात ला दिए, मैं तो आमतौर पर सामाजिक राजनीतिक जीवन में राजनीतिक अर्थशास्त्र पर ही जोर देता हूँ। यानी कि वो विषय जो केवल राजनीतिक होते हैं उसमें कई बार दोनों तरफ डेमोगॉग होते हैं, जनोत्तेजक लोग होते हैं, तो उसमें मेरी कम दिलचस्पी होती है। लेकिन राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है इसमें जनता का सीधा संबंध होता है। अब इसमें सबसे सूक्ष्म बात है कि सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं कि जब उत्पादन घटता है और मांग बढ़ती है तब महंगाई बढ़ता है। ये सामान्य नियम है। इसी सामान्य नियम के तहत एक और बात होती है कि जब रोजगार बढ़ता है तो मांग बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि रोजगार बढ़ने से फौरी तौर पर तुरंत मांग बढ़ता है। बाद में जो रोजगार मिला वो लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट रन में रोजगार के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। लेकिन ये क्लासिकल नियम है, अर्थशास्त्र का क्लासिकल नियम है, और जो क्लासिकल अर्थव्यवस्था को नहीं मानने वाले हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है। रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बाजार के नियम लागू होते हैं, ठीक है। मांग आपूर्ति का नियम है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की चीज है। अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ इस पर बात करने हम नहीं बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक विशिष्ट स्थिति है जिसको अर्थशास्त्रियों ने शब्द दिया है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में स्टैगफ्लेशन, जिसको हम कहते हैं कि गतिरोध पूर्ण मुद्रास्फीति। हिंदी में उसका कोई शब्द नहीं है प्रॉपर। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जो पूरी दुनिया में है, इसलिए इकोनॉमिक डिक्शनरी में स्टैगफ्लेशन शब्द पर बहुत ज्यादा विस्तार से आपको मिलेगा। तो वह ये है कि रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। रोजगार तो बल्कि उलट रोजगार घट रहा है। इनका विलोम संबंध नहीं है। रोजगार बढ़ेगा तो फौरी तौर पर महंगाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ क्या है कि रोजगार घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है। अब इसका दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी सरकार को लीड करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। पूरा जितनी पार्टियां हैं जो गैर कांग्रेसी कैंप की थी वह आज एकजुट हो गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये अलग बात है। तो अब ये नया दौर आया है संघ और भाजपा विरोधवाद, लेकिन इसके पहले गैर कांग्रेसवाद ही एक मोरल अपील रखता था। तो उसका मोरल अपील था, उसमें बहुत क्षुद्र आचरण भी लोग किए, बल्कि 1977 में पहली सरकार जो बनी केंद्र में तो वो बीच में टूट गई। लेकिन उसके बावजूद इतनी बात तय है कि गैर कांग्रेसवाद के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई थी जब भी पावर में आई उनके दौर में कीमतें नहीं बढ़ी।
इसको मैं ही याद दिलाता हूँ, आप शायद याद करें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी कीमतें नहीं बढ़ी थी, बल्कि उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था और इधर कीमत नहीं बढ़ रही थी। नॉन इन्फ्लेशनरी और नॉन कम्युनल वार लीड कर रहे थे। बॉर्डर पर लड़ाई हो, इंदिरा जी के 1971 के वार का भी मुझे याद है, तो गांव गली गली में पैनिक था। किसी अनजान आदमी को हम लोग पाकिस्तान का एजेंट समझ लेते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल युद्ध जो बहुत लड़ा गया और काफी हमारे लोग शहीद हुए, सेना के लोग, तो हम ये कह रहे हैं कि नॉन इन्फ्लेशनरी और नॉन कम्युनल वार था। थोड़ा सा मैं विषय से बाहर आ गया। मैं केवल आपके सामने यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहली बार है कि गैर कांग्रेसी सरकार अपने नीतियों से क्रमशः सरकार के नियंत्रण की चीजों की कीमत बढ़ाते चली जा रही है। मैं आंकड़ों को देख रहा था, एक ईंधन और बिजली यह सरकार अभी तक प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनियां बनी हैं, सरकार अर्ध सरकारी कंपनियां बनी हैं या प्राइवेट कंपनियां भी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, प्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से सरकार पर है। तो इसमें 37% की मुद्रास्फीति हुई है। इसके बाद पेट्रोल का जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घट रहा था तब यहाँ घटा नहीं, यहाँ बढ़ाए रखा गया, कर बढ़ा करके। और जब पिछले अप्रैल और मई महीने में, रवि रंजन जी मैं याद दिला रहा हूँ कि जब एपेक देशों ने, आपके यहाँ भी एक लेख में मैंने ये पढ़ा था, आपने भी इसको रेफरेंस दिया था, तो एपेक देशों ने जब तय कर दिया 1/3 दाम करके पेट्रोलियम पदार्थों का, तब भी भारतवर्ष में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत नहीं घटी। उस समय बड़े बड़े देश, अमेरिका वगैरह, एपेक देशों का तेल का दाम बहुत घटा दिया था। इसलिए उन्होंने घटाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी थी कि बाजार खुले, माल की मांग हो, लोग आर्थिक गतिविधियों में जाए, तो पेट्रोल सस्ता देंगे तो गतिविधियां चलेंगी। क्योंकि लॉकडाउन के बाद वो सब खत्म हो गया था। तो मैं यहीं समाप्त करूं। एक महीने में 6 बार बढ़ाया और करीब 8 रुपए का, एक महीना 10 से 15 दिन 8 रुपए बढ़ा दिया गया पेट्रोल और डीजल। अभी भी पेट्रोल और डीजल के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो उतनी नहीं है जितनी पहले थी। वो पहले बढ़ी हुई थी, अभी कम है। फिर भी हर रोज 30, कल भी 35 पैसे बढ़ाए गए। और इस तरह से पूरे देश में 100 से ज़्यादा, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल। इसके कारण माल ढुलाई महंगा, उसके कारण चीज़ों की कीमतें महंगी, लोगों का घर का बजट वो कह सकते हैं पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों के रोजगार जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, और उसके साथ ये महंगाई की मार बहुत परेशान कर रही है लोगों की। आप आखिरी कमेंट इस पर क्या कहना चाहें? नहीं, अभिनंदन जी, अभी ही आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कीमतों के बारे में, तो आपने बताया कि 100 से ऊपर चला गया। 100 से ऊपर है। 15 दिन पहले गंगानगर में 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया। एक हफ्ता पहले डीजल का कीमत 100 से ऊपर चला गया। और अभी बंगाल की एक खबर है, एसिड मैंने सबसे टेस्ट करने का तरीका है कि सबसे बाद में किसी कारण से, हम नहीं जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कारण से दार्जिलिंग में कीमत कम रहती है। दार्जिलिंग में भी पेट्रोल का कीमत 100 से ऊपर चला गया। तो ये बात है। लास्ट कमेंट ये है कि सरकार को अगर बाजार में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को तेज करने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उद्योग को तेज करना है, तो उनको पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी देना होगा। और ममता बनर्जी ने ये मांग कर दी है ऑलरेडी कि आपके चलते, चूंकि बंगाल में आपको मुझे याद आता है, मैं किसी लेख में पढ़ा था कि एक जमाने में 7 पैसा पेट्रोल का कीमत बढ़ा था केवल, और पूरा कोलकाता और बंगाल बंद हो गया था प्रोटेस्ट में। आज जो असहायता की स्थिति है कि अगर आप लोगों को मतलब लगातार परेशान करते चले जाइएगा तो परेशानी में रहने की उनकी मजबूरी होगी, उनकी आदत नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन करते हैं लोग कि लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कोई उपाय नहीं चल रहा है। कोरोना के चलते आपके राजनीतिक अधिकार छीने हुए हैं, और वैसे समय में आप जो हैं कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि रेवेन्यू के लिए बढ़ा रहे हैं। तो इस बारे में पिछले वर्ष पेट्रोलियम से जितना पैसा, मतलब 3.5
लाख करोड़ रुपया, पौने चार लाख, हाँ पौने चार लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम से आया था, राजस्व आया था। और आप 30,000 करोड़ रुपया से सबका वैक्सीनेशन करते हैं। आंकड़ा को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि आप राहत दीजिएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कीमतों में 20 रुपया कमी कर दीजिए। लोग जो सकम्ड हैं, जो गाड़ी तो चला लेते हैं, लेकिन बाकी जगह पर जहां पेट्रोल देकर के प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अगर 20 रुपया आप घटा दें डीजल की कीमत, तो उससे क्या है कि उनकी आपकी आमदनी नहीं घटेगी, मांग बढ़ जाएगी और आपको कमीशन कम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन पता नहीं क्यों यह कोई भी सरकार उनके हाथ की जो चीज़ें हैं उनके कीमत के आधार पर बाजार को प्रभावित करते हैं, लोगों को राहत देते हैं। इस मामले में क्यों इतना सख्त है और केस डिसास्ट्रस मोड पर वो ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको विश्वास हो कि इस संत्रास को भी जनता झेल करके उनके साथ बनी रहे। जी चलिए, तो इस खबर से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह याद दिलाते हुए कि पिछले ही दिनों रसोई गैस में जो बढ़ोतरी हुई वो लोगों का कह सकते हैं कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। रसोई गैस पर जो सब्सिडी सरकार देती थी वो भी कम करके अब 79 रुपये कर दिए गए हैं। ये मुश्किल भरे दिन है और अब तो आवाज़ उठने लगी है। ये सरकार के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अभी ये बरसात का दिन है, मानसून है, मानसून का असर देश में है, लेकिन गर्मी जिस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई है और अब लोग परेशान हैं। गर्मी से तो परेशान है, अब उसका असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा अगर सही समय पर बारिश नहीं हुई तो। दूसरी तरफ नेपाल की तराई में अधिक बारिश हो जाने के कारण उत्तर बिहार में सभी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का कहर है। लेकिन मौसम विभाग के अभी जो जानकारी आई है थोड़ी देर पहले, तो बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके कहा है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसका असर बिहार के मैदानी इलाकों में पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर हो सकती है कि अब पूरे बिहार में बारिश होगी। 19 जिलों को चिन्हित किया मौसम विभाग ने कि 19 जिलों में बारिश होगी। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई है तो बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ अब जो बीजड़े तैयार हो गए हैं उनकी रोपनी की तैयारी होगी, तो खेतों को पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। तो देखिए, ज़्यादा बारिश से यहाँ समस्या हुई है। बारिश जो रुक गया उससे समस्या नहीं हुई है। अगर बिचड़ा डाल दिया था और इस एक वीक रुक गए तो आमतौर पर मैं उत्तर बिहार की भी चिंता करता हूँ, ज़्यादा मुझे इस तरफ दक्षिण बिहार की सीधी जानकारी रहती है। तो उत्तर बिहार में तो पानी बहुत आ जाने से बिचड़ा भी गल गया, ठीक है, लेकिन वो मैंने जितने एकड़ में आप खेती करेंगे उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है। वहाँ फिर से भी उनको या दूसरे से मांग करके बिचड़े की व्यवस्था लोग कर सकते हैं। तो बारिश अभी तक ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा बारिश हुई है। दूसरा है कि बारिश के प्रबंधन के अभाव में हर साल, जैसे कि 1954 के बाढ़ में जितने लोग डूबे थे, 1954 में जब बाढ़ नियंत्रण योजना आया तो कहा जाता है कि 2 गुना से अधिक एरिया अब डूब में चले जाते हैं। तो ये प्रबंधन की वजह से डूब में लोग जा रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं याद दिलाऊं, मुझे बात करते समय याद आ रहा है रवि रंजन जी कि 2008 के बाढ़ में शायद मुझे याद आ रहा है कि आप बाढ़ के उद्गम स्थल पर कुसाहा में जो टूटा था आप गए थे। मैं देख रहा था उस समय का, शायद बिहार का पॉपुलर चैनल ETV पर थे, मुझे जहाँ तक याद है, और हम लोग देखा करते थे। तो आप बाढ़ के मैंने डायनेमिक्स को और बाढ़ के भीतराघातों को मैंने ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मौसम ठीक चल रहा है, इसका वेलकम कीजिए, एकदम वेलकम कीजिए, क्योंकि बाढ़ जो आ गया है वो तो मिसमैनेजमेंट की वजह से है और वहाँ पानी और हो ये लोग नहीं चाहते। लेकिन पानी की आवश्यकता अगर है तो मौसम ठीक चल रहा है अभी मेरे हिसाब से। तो ये अच्छी बात है कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि बिहार के 19 जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। ये 24 घंटे का ही था ये अलर्ट कि 24 घंटे के बाद अच्छी बारिश हो सकती है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर बारिश होगी, किसानों का मन जो है खुश हो जाएगा, अब खेती लहलहाएगी। एक दुखद खबर बहुत दूर से है, हमारे बगल के देश में है। उसी के साथ हम अपनी आज की ये 5 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का ये जो सिलसिला है उसको यहीं पर ख़त्म करेंगे।
बांग्लादेश के ढाका में एक फूड बेवरेज कंपनी में आग लग जाने के कारण 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और अभी कई लोग उस भवन में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसको फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां हैं वहाँ से उनको निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भयंकर अगलगी की घटना हुई है और वहाँ पर 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी खबर के साथ दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ जो हम लोग फेसबुक लाइव से जुड़ जाते हैं उसका समापन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि हर रोज शाम को 5 बजे vimalsnewslive.com के फेसबुक पेज से आप भी जुड़ जाइए और फेसबुक लाइव में आप भी जुड़िए, अपने कमेंट्स लिखिए। दिन भर की जो 5 महत्वपूर्ण खबरें होती हैं अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो चुनी हुई खबरें हम निकालते हैं। दिन भर की 5 बड़ी खबरों से आप भी रूबरू होइए और इस चर्चा में आप भी शामिल होइए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप YouTube चैनल पर जाएं, vimalsnewslive.com लिखें। वहां पर अगर हमारे किसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसके लाल बटन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। आपसे आग्रह है कि दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ शाम को 5 बजे हम फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं। कल भी आप जुड़िएगा। बहुत बहुत नमस्कार।